हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम क्या करेंगे। आज हम हमारे जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में रिगार्डिंग दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसका नेक्स्ट पार्ट आज हम देखने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे एंड दिस इज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर यू, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। अब देखो हम लोगों ने ऑलरेडी 8 क्वेश्चंस कर लिए हैं इस चैप्टर के। नाउ वी आर ऑन दी 9th क्वेश्चन, ठीक है ना। हम 9th क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्या कह रहा है 9th क्वेश्चन? व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या जरूरत है भाई कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की। आप मुझे एक बात सोचो, अगर अगर हमारे अंदर कंट्रोल नहीं होता, हमारे पास ब्रेन नहीं होता। कंट्रोल बेसिकली ब्रेन क्या करता है हमारे अंदर? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है ना। तो हमारे अंदर ये जो इंटरनल इतनी प्रोसेसिंग चल रही है, जैसे कि डाइजेशन। भाई डाइजेशन क्या है? एक इंटरनल प्रोसेस ही तो है। हमारा जो खाना है हम उसे खा रहे हैं और वो ब्रेक डाउन कर रहा है। तो ये इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? इस प्रोसेस को या इस जैसे और भी प्रोसेसेस को कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन। तो अगर ब्रेन नहीं होगा या स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगी तो क्या हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो पाएगा? नहीं। तो हमारे जो भी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, क्या है? हमारे जितने भी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनको क्या करने के लिए, उनको स्मूथली काम करने के लिए, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को स्मूथली अपना काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल उनको करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन उनके बीच में होना चाहिए। भाई जो हमारी जो बॉडी है ना, या हमारी, या लगा लो कि कोई भी मल्टी सेलुलर की जो बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है ना। अब इन बहुत सारे सेल्स को कौन इंफॉर्मेशन देगा कि ये वाले ग्रुप ऑफ सेल्स जो है क्या बनाएंगे? ये सेल हमारे बनाएंगे हार्ट, ये सेल बनाएंगे हमारे मसल। तो कौन देगा ये इंफॉर्मेशन? भाई इंफॉर्मेशन देना भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं उनको स्मूथली रन करने के लिए क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमें मिलता किसकी हेल्प से है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्लस योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंड इसके अलावा क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर? केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों चीजों का बैलेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर, और हमारे जो एक बॉडी के जो इंटरनल काम है वो सारे के सारे चलते हैं। तो पहला तो हो गया भाई जो बॉडी अपने इंटरनल काम कर रही है, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस बॉडी कर रही है, पहला। दूसरा हमारा क्या हो गया? हमारे जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर वो इसी में आ जाएंगे आपके नॉर्मल फिजियोलॉजी। तो जितने भी हमारे क्या है इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, या हमारे जो वॉलेंट्री एक्शंस है, बेसिकली मूवमेंट्स है हमारी, उनको कौन कंट्रोल करेगा भाई? भाई अगर मैं बात कर रही हूँ एक वॉलेंट्री एक्शन की, जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, बोल रही हूँ या अभी मैं मूव कर रही हूँ, तो ये क्या है? ये एक वॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है ना। मैं ये करना चाहती हूँ इसलिए ये हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता कि हमारा ब्रेन ही नहीं है हमारे पास, तो क्या ये एक्शन, क्या ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर पाता, रिलैक्स कर पाता, मूवमेंट हो पाती? नहीं। भाई मसल तक कौन इंफॉर्मेशन लेके जाता कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करना है? तो मूवमेंट कैसे हो पाती? ठीक है ना। तो हमारे जो भी मूवमेंट्स हैं बेसिकली, चाहे वो वॉलेंट्री हैं या फिर वो इनवॉलेंट्री हैं, उन सारे मूवमेंट्स के लिए क्या चाहिए हमें? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चाहिए। भाई इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी है तो कैसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। एंड तीसरी चीज क्या हो सकती है? तीसरी चीज हो सकती है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। भाई जब भी हम कोई भी गर्म चीज को छूते हो आप, या नोकीली चीज को आप अगर टच कर लेते हो तो क्या होता है? एकदम से आपका हाथ पीछे जाता है। तो अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हमें कुछ पता ही नहीं चलता। बस हम ऐसे ही बस मतलब आई डोंट थिंक कि लाइफ पॉसिबल भी हो पाती अगर हमारे पास ब्रेन नहीं होता तो, राइट। भाई ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कब? ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमारे पास ब्रेन है। आज हम अगर पढ़ पा रहे हैं, ह्यूमन इतना डेवलप हो पाया है, क्यों? क्योंकि उसके पास ब्रेन है, बहुत ज्यादा एडवांस ब्रेन है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, अलोंग विद योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड दिस केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट सारे के सारे हमारे क्या करते हैं?
जस्टिफाई करते हैं कि हमें जरूरत है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, हमें भी है और ऐसे ही बाकी ऑर्गेनिजम्स को भी जरूरत है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या आंसर दिया हुआ है। यस, सो द आंसर इज द बॉडी ऑफ अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म consists of a number of components and subcomponents and each is specialized to perform a particular function। बिल्कुल सही बात है भाई, हमारे जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। बहुत सारे कंपोनेंट्स का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इस सिस्टम के अंदर भी बहुत और कंपोनेंट्स भी हैं, स्टमक भी है इसके अंदर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, इसके अंदर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन भी है, बहुत सारी चीजें। तो ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हमारे पास हमारा हार्ट है, ब्लड है, ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे पास प्रेजेंट है, राइट। तो ये सारी की सारी चीजों को, जो इनका काम है बेसिकली, काम करने के लिए क्या चाहिए हमें चाहिए क्या, हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। Therefore, it is necessary that various organs of the body of an organism they work together in a proper manner for proper functioning of to a stimulus। ठीक है ना। अब ये स्टिमुलस जो है हमारी, ये बेसिकली क्या है, बाहर से जो एक्सटर्नल सिग्नल हमें मिल रहा है उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी प्रॉपर्ली काम कर रही है। हम खाना अगर खा रहे हैं तो उस खाने को डाइजेस्ट करने का काम बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इन ह्यूमन बीइंग्स नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों क्या करते हैं, एक साथ में वर्क करते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं एंड ऑल्सो यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स एज वेल, कि अगर ये चीजें स्मूथली रन करवानी है बॉडी के अंदर तो इसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ आर इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, व्हाट आर इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है भाई। मेरे पास हमारा जो दिल है, ठीक है ना, हमारे पास जो दिल है हमारा, वो कॉन्टिन्यूसली बीट कर रहा है, वो हमारे कंट्रोल में है क्या हम अपनी हार्ट बीट को रोक सकते हैं, नहीं। जैसे ही आपने खाने को स्वलो किया, द मोमेंट यू हैव swallowed योर फूड, क्या वो खाना आपका, आप उसको अपनी इसोफेगस में होल्ड कर सकते हो, रोक सकते हो, वहां पे नहीं रोक सकते ना, हमारे हाथ में नहीं है वो मूवमेंट। जो हमारी इसोफेगस के अंदर पेरिस्टालिसिस का मूवमेंट होता है, क्या हम उस मूवमेंट को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। तो वो हमारे विल के हिसाब से तो चल नहीं रहा, तो वो कैसे एक्शंस हो जाते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारी किसके हिसाब से ना चले, जो हमारी विल के हिसाब से ना चले। वही रिफ्लेक्स एक्शन की अगर बात करते हैं तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है हमारा, वो बेसिकली किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट बॉडी का एक इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स होता है। क्या होता है, किसी भी एक किसी भी एक, लाइक हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, व्हाट एग्जांपल कैन वी टेक, हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास जैसे ही आपके छींक बेसिकली आपको आ रही है, आप स्नीज कर रहे हैं या आपकी आंख में कोई डस्ट का पार्टिकल चला गया, आप एकदम से अपनी पलक को झपक लेंगे, बंद कर लेंगे एकदम से, राइट। तो वो क्या है, वो क्या हो रहा है, वो रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है। तो वहां पे क्या हो रहा है, वो जो मूवमेंट हो रहा है बेसिकली, दैट मूवमेंट, ये नहीं कह रही वो मूवमेंट हम करना चाह रहे थे, बट वो जो मूवमेंट है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, वो एक एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, एक एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हो रहा है। बाहर से कुछ आ रहा है, बाहर से कंट्रोलिंग हो रही है और तब वो एक्शन बेसिकली लिया जा रहा है। लेकिन इनवॉलेंट्री एक्शंस हमारी इंटरनल, हमारे जो अंदर की जो बेसिकली प्रोसेसेस है, अंदर का जो हमारा कोऑर्डिनेशन है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन है या फिर हमारे पास हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन है, उसकी वजह से ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। वहीं पे एक दोनों के अंदर बहुत मेजर डिफरेंस है, क्या, रिफ्लेक्स एक्शन का जो कमांड दिया जाता है यानी कंट्रोलिंग सेंटर है, वो क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन वही मैं बात करूं हमारे किसकी, हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस की, तो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है हमारे पास, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्रेन में एक जगह है, दैट इज कॉल्ड एज मेडुला। तो ये जो मेडुला रीजन है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये हेल्प करता है किसमें, ये हेल्प करता है बेसिकली कंट्रोलिंग ऑफ दीज इनवॉलेंट्री
एक्शंस, राइट। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस के पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके तो हमारा देखो, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है ना कि हमारा इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन अलग अलग क्यों है। तो हमारे ये जो इनवॉलेंट्री है उसके अंदर क्या क्या है वो पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इनवॉलेंट्री एक्शन के अंदर क्या होगा, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं, हमारे पास जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, आपका ब्रेन एंड सेकेंड इज व्हाट, सेकेंड इज योर स्पाइनल कॉर्ड। और यही स्पाइनल कॉर्ड जो एक किसका कंपोनेंट है, सीएनएस का कंपोनेंट है, वो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कर रही है, ठीक है ना। हमारे पास ये जो हमारा पेरिफेरल नर्वस, बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पे, और इन दो कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास फर्दर, इस पीएनएस के अंदर हमारे पास फर्दर दो कंपोनेंट्स होते हैं। क्या नाम होगा उन दो कंपोनेंट्स का, फर्स्ट वी आर हैविंग सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एंड देन वी कैन हैव ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये बेसिकली उन सिग्नल्स को लेके आता है हमारे सीएनएस तक जो सिग्नल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते, यानी कि इनवॉलेंट्री एक्शंस। जबकि एसएनएस सोमैटिक नर्वस सिस्टम या सोमैटिक न्यूरल सिस्टम उन सिग्नल्स को लेके आएगा हमारे ब्रेन तक, या लेके जाएगा ब्रेन से इफेक्टर तक जो हमारे कंट्रोल में होंगे, करेक्ट। तो ये क्या है, बेसिकली हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व करता है एंड इट अकर्स टू रिस्पॉन्स टू इंटरनल स्टिमुलस। लेकिन वो किसके रिस्पॉन्स में हो रहा है, एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में हो रहा है। दे आर कनेक्टेड विद फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली जो भी फंक्शन हो रहा है वो हमारे अंदर के बॉडी पार्ट में हो रहा है, बाहर कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही हमें। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, मूवमेंट हमें बाहर दिखाई देती है, हमारा हाथ या हमारा पैर या हमारी आंखें मूव करती हैं, राइट। एक्सटर्नल हमें वो चीज दिखाई देती है। एंड फोर्थ पॉइंट इज इट अकर्स विदाउट द विल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो हमारी मर्जी नहीं है फिर भी ये सब हो रहा है, लाइक हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ये सारी की सारी चीजें। एंड दीज आर रेगुलेटेड बाय मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है ना। तो कौन सा रीजन कंट्रोल कर रहा है, जो किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है, वो कंट्रोल कर रहा है किसको, वो कंट्रोल कर रहा है हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन, यहाँ पे सिर्फ यही पॉइंट्स है, आप यहाँ पे ऐड करेंगे क्या, वेयर एज इट इज कंट्रोल्ड बाय योर एसएनएस, लाइक दैट, ठीक है ना, एक्सटर्नल स्टिमुलस हो जाएगा वहां पे। तो इस तरीके से हम इसको डिफरेंस करते हुए वी कैन राइट दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अभी हमने देखा अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को कोऑर्डिनेट करना है या कंट्रोलिंग होनी है उसके अंदर, तो दो सिस्टम्स होते हैं किसी भी मल्टीसेलुलर बॉडी में, या अगर मैं ह्यूमन की बात करूं खासकर, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, एक हमारे पास केमिकल है और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास हो जाता है हमारा न्यूरल। तो ये दोनों के दोनों कैसे करते हैं, दोनों के दोनों एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं एंड किसमें हेल्प करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेंगे। ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं लेकिन दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग है। दोनों का मोटिव एक ही है, ठीक है ना, कि काम करवाना है, लेकिन दोनों का जो तरीका है बेसिकली वो अलग अलग है। दोनों ही ये कराना चाहते हैं, दोनों का गोल यही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को अटेन करना, ठीक है ना, लेकिन अलग अलग है। बात करूं मैं अपने केमिकल की, तो केमिकल के अंदर क्या होता है भाई, केमिकल के अंदर हमारे आ जाते हैं क्या, ग्लैंड्स। और ये ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये ग्लैंड्स रिलीज करते हैं स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस जो बेसिकली क्या कहलाते हैं, हॉर्मोन्स, ठीक है। और ये हॉर्मोन्स कहाँ पे रिलीज होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर। और ब्लड के थ्रू जहां भी जिस भी ऑर्गन को जरूरत होगी सिग्नल की, ये ब्लड के थ्रू पहुंच जाएगा हमारे उस टारगेट ऑर्गन के पास। जैसे कि बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं। देखिए कैसे समझेंगे हम इसको समझते हैं ऐसे। हमारे पास हमारा हाइपोथैलेमस है, ठीक है, क्या है हमारा, हाइपोथैलेमस है। ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है ये सबसे बड़ा भाई, सबसे बड़ा कंट्रोलर है। ये क्या करता है, ये रिलीज करेगा एक हार्मोन जिसका नाम है रिलीजिंग हार्मोन। क्या रिलीज करेगा, ये आरएच रिलीज करेगा। जैसे ही ये आरएच रिलीज करेगा वैसे ही हमारा जो पिट्यूटरी है, क्या है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको आप क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड, ये अपने
हॉर्मोन्स को रिलीज करना शुरू कर देगा। तो इस हाइपोथैलेमस ने अपना रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया ब्लड के अंदर, और ब्लड के थ्रू वो कहां पहुंच गया, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंच गया। अब जैसे ही इसके पास पहुंचा तो उसको एक सिग्नल मिल गया कि भाई अब तुम्हें अपना काम शुरू करना है। क्या काम शुरू करना है, कि जो हार्मोन्स तुम्हारे पास है उन हार्मोन्स को रिलीज करना शुरू कर दो। तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम एक हार्मोन का, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जैसे ही हिपोथैलेमस ने आरएच को रिलीज किया, वैसे ही हमारे पिट्यूटरी ने भी क्या किया, फर्दर इस सिग्नल को रिसीव किया एंड आगे एक्शन ले लिया, दैट इज टीएसएच को रिलीज किया। अब ये टीएसएच कहां रिलीज होगा, अगेन ब्लड के अंदर रिलीज होगा, और कहां पे जाएगा, क्या टारगेट ऑर्गन रहेगा इसका, थायराइड ग्लैंड। ये कहां पहुंच जाएगा, हमारे थायराइड ग्लैंड के पास पहुंच जाएगा, एंड थायराइड ग्लैंड इसको रिसीव करेगा, एंड इन रिटर्न क्या करने वाला है, इन रिटर्न हमारा थायराइड ग्लैंड रिलीज करने वाला है थायरोक्सिन। क्या रिलीज करेगा, थायरोक्सिन, वन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, वन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स। अब जैसे ही ये रिलीज हुआ, इसका काम क्या है, इसका काम है हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, ठीक है ना, रेगुलेट करना किसके मेटाबॉलिज्म को, कार्बोहाइड्रेट, हमारे प्रोटीन्स, फैट्स, उनके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। देख रहे हो आप किस तरीके से सिग्नलिंग चल रही है, तो ये कोऑर्डिनेशन ही तो है, कंट्रोलिंग ही तो हो रही है, एक से दूसरा जो हमारा ग्लैंड है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो इस तरीके से केमिकल कोऑर्डिनेशन वर्क करता है हमारी बॉडी के अंदर। वही मैं बात कर रही हूं किसकी, हमारे न्यूरल कंट्रोल की। तो क्या होगा न्यूरल कंट्रोल के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ डिफरेंस, बट पहले हम समझेंगे कि न्यूरल कंट्रोल में क्या होगा। भाई न्यूरल कंट्रोल के अंदर जैसे ही मुझे कोई स्टिमुलस मिलेगा, क्या होगा, जैसे ही कोई स्टिमुलस हमें मिलेगा, उस स्टिमुलस को कौन रिसीव करेगा, रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे। और ये रिसेप्टर्स बेसिकली कहाँ होते हैं, ये होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स के पास। कहाँ होंगे, हमारे सेंस ऑर्गन्स के पास ये रिसेप्टर्स होंगे, एंड दीज रिसेप्टर्स आर गोइंग टू डिलीवर दिस इंफॉर्मेशन टू दी सेंसरी न्यूरॉन्स। किसको भेजेंगे भाई, सेंसरी भाई सेंस ऑर्गन है तो कौन से न्यूरॉन होंगे वहां पे, सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे। रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया और कहां भेजा, सेंसरी न्यूरॉन्स के पास। अब सेंसरी न्यूरॉन्स के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन ट्रैवल करेगी कैसे, इंपल्स की फॉर्म में, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में, और कहां जाएगी, सीएनएस तक जाएगी इंफॉर्मेशन। सीएनएस जो बेसिकली हमारा कंट्रोलिंग सेंटर है, तो वहां पे हमारी इंफॉर्मेशन गई, और उसके बाद सीएनएस के बाद क्या होगा, सीएनएस पे जैसे ही इंपल्स पहुंचेगा, सीएनएस एक्शन लेगा और मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन को किसकी फॉर्म में, अगेन इंपल्स की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, इंपल्स की फॉर्म में पहुंचाएगा, कहां तक, हमारे इफेक्टर तक। और ये इफेक्टर क्या हो सकता है, ये इफेक्टर या तो कोई मसल हो सकता है या फिर कोई ग्लैंड हो सकता है, ठीक है ना। सो इन दिस वे ये वाली सिग्नलिंग हमारी काम कर रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में चीजें ट्रैवल कर रही हैं, और वहां पे क्या था, वहां पे हमारे हार्मोन की फॉर्म में। यहाँ पे ये ट्रैवल कर रही हैं किसमें, नर्व फाइबर्स में, नर्व्स के अंदर, लेकिन वहां पे वो ब्लड स्ट्रीम में। तो यही डिफरेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई हो कि दोनों किस तरीके से काम कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, हाउ बोथ ऑफ दीज आर कोऑर्डिनेटिंग टू ईच अदर, ठीक है ना। तो दोनों इस तरीके से काम कर रहे हैं। अरे ये तो मैंने आपको अलग अलग दिखाया, जब आप हायर क्लास में जाओगे आप लोगों को ये रिलेशन भी मिलेगा कि कैसे दोनों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आपस में, कैसे हमारा ये जो न्यूरल सिग्नल है वो किस तरीके से ग्लैंड से हार्मोन रिलीज करने में हेल्प कर रहा है। वो भी एक बहुत एस्पेक्ट है अच्छा, लेकिन थोड़ा इतना बियॉन्ड नहीं जाते हैं, कभी जब बात करेंगे इस बारे में डीप में, देन वी विल सी कि उस तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में कैसे दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं जो भी डिफरेंसेस यहाँ पे हैं। इट इज ब्रॉट अबाउट बाय अ नेटवर्क ऑफ nerves which connect different parts of the body to the central nervous system। देखा है हमने अभी, ठीक है। एंड ये कैसे होगा, हार्मोन secreted by the endocrine glands in the blood reaching different parts of the body, ठीक है। एंड ये हमारा क्या होगा, नर्व्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे। और यहाँ पे सारा का सारा कंट्रोलिंग कौन करेगा, हार्मोन भाई सब कंट्रोल करेंगे सारी चीज, ठीक है। जो कौन रिलीज करेगा, एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करेगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सीरीज, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का भी है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, ठीक है ना, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स reproduce, okay।
So what is the difference between the manner in which movement take place in a sensitive plant and the movement in our legs? भाई दोनों में ही मूवमेंट हो रही है, हमारी लेग में भी मूवमेंट हो रही है, तभी तो मूव कर रहे हैं, राइट, लोकोमोशन कर पा रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। वैसे ही हमारे प्लांट में भी मूवमेंट हो रही है, सेंसिटिव प्लांट में भी मूवमेंट हो रही है। बहुत कॉमन एग्जांपल क्या, छुई मुई, टच मी नॉट, ठीक है ना। तो बेसिकली दोनों में ही मूवमेंट हो रही है। फर्क क्या है दोनों की मूवमेंट्स में, क्या फर्क है भाई, बताओ जल्दी से, क्या फर्क होगा। जब हमारी लेग्स की मूवमेंट होती है बेटा, तो लेग्स की मूवमेंट में क्या इन्वॉल्व है, लेग्स की मूवमेंट में इन्वॉल्व है हमारे मसल्स, क्या इन्वॉल्व है, हमारे मसल्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन सेंसिटिव प्लांट के अंदर जो मूवमेंट हो रही है बेसिकली, उस मूवमेंट के अंदर कोई मसल इन्वॉल्व नहीं है। क्या इन्वॉल्व नहीं है, कोई मसल इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे सारा का सारा खेल किसका है, यहाँ पे सारा का सारा खेल है नास्टिक मूवमेंट्स का। किसका खेल है, हमारे नास्टिक मूवमेंट्स का, ठीक है ना। तो जब हमारे मूवमेंट हो रही है किसी सेंसिटिव प्लांट के अंदर, नास्टिक लगा लो, या फिर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है, तो आप लगा लो ट्रॉपिक मूवमेंट्स का। और इनको कौन कंट्रोल करता है, हॉर्मोन्स। क्या कहते हैं उन हॉर्मोन्स को, उन हॉर्मोन्स को हम कहते हैं फाइटो हॉर्मोन्स, ठीक है ना। एंड यहाँ पे जो लेग का मूवमेंट हो रहा है, दिस मूवमेंट कैन ब्रिंग अबाउट लोकोमोशन, करा सकता है ना भाई, लेग का मूवमेंट होगा तो लोकोमोशन भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे सेंसिटिव प्लांट के अंदर लोकोमोशन नहीं हो सकती, मूवमेंट जरूर होगा, बट दैट मूवमेंट कैन नॉट बी अ लोकोमोशन, राइट। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, एंड लेट्स जस्ट वाइंड अप दिस सीरीज। सो द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट इन अ सेंसिटिव प्लांट एंड द प्लांट्स इन आवर लेग्स आर, क्या क्या डिफरेंसेस हो जाएंगे दोनों के बीच में भाई। अगर एक सेंसिटिव प्लांट की बात करें तो वहां पे क्या होगा, इट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है ना। कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस हमें मिलेगा, उसके रिस्पॉन्स में क्या होने वाला है, हमारा जो प्लांट है वो अपनी मूवमेंट को शो करेगा। जैसे कि आप छूते हैं टच मी नॉट को, वैसे ही वो अपनी लीव्स को बंद कर लेता है ना। तो एक्सटर्नल स्टिमुलस दिया आपने टच का, वैसे ही उसने क्या किया, अपने बंद कर लिया अपनी लीव्स को। क्या बोलेंगे इसको, थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। क्या बोलेंगे इसको, थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। वही मैं बात करूं हमारे लेग्स की, तो लेग के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है वो एक वॉलेंट्री मूवमेंट है, हमारे कंट्रोल में है। मैं चाहती हूं कि मैं मूव करूं, इसीलिए मैं मूव कर रही हूं, राइट। सो इट अकर्स वॉलेंट्रीली इन रिस्पॉन्स टू आवर नीड एंड विल, हमारी विल के हिसाब से, हमारी नीड के हिसाब से ये मूवमेंट हो रहा है। द थर्ड डिफरेंस इज इट इज ब्रॉट अबाउट बाय टर्गर चेंज इन द स्पेसिफिक सेल। तो बेसिकली क्या होगा, हमारा ये जो सेल होता है, इसके बाहर क्या है, इसके बाहर होती है भाई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है क्या, सेल वॉल। क्या होती है, सेल वॉल, जो किस किस में होगी, जो होगी हमारे प्लांट्स में, सिर्फ प्लांट्स में नहीं, प्लांट्स में नहीं, प्लांट्स के अलावा फंजाई में भी होगी एंड बैक्टीरिया के अंदर भी होगी, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब क्या, इस टर्म का मतलब क्या है कि हमारी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कुछ प्रेशर एक्सर्ट करती है हमारी वॉल के ऊपर, ठीक है ना। तो बेसिकली एक्सपैंड एक तरीके से, हम फूला हुआ, यू कैन सिंपली से, ठीक है ना। तो ये हमारे जो इसका जो बेसिकली अंदर का ये कम फूला है, एक्सपैंड है, या फिर ये इन्फ्लेट हो गया है, डिपेंडिंग अपॉन दैट ये सारे के सारे चेंजेस, मूवमेंट्स बेसिकली दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है किसका, हमारे मसल्स के अंदर। एंड इसको कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो वही लिखा है, इट इज कंट्रोल्ड बाय सेरिबैलम ऑफ द हाइंड ब्रेन, ठीक है। वॉलेंट्री एक्शंस का सेंटर कहाँ है, ब्रेन में, हाइंड लिम, हाइंड लिम में भी कहाँ, सॉरी नॉट हाइंड लिम, हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में भी कहाँ पे, सेरिबैलम के अंदर, राइट। एंड देन दीज मूवमेंट्स एज आई टोल्ड यू, कौन कंट्रोल कर रहा है प्लांट में मूवमेंट्स, प्लांट हार्मोन्स, ठीक है, फाइटो हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं इन मूवमेंट्स को। तो ये क्या था, ये हमारा आज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। तो हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस, एंड देन हमने ये चैप्टर भी फिनिश कर लिया है, दैट इज व्हाट, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो अभी हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट सीरीज विद द न्यू चैप्टर, न्यू क्वेश्चंस। टिल देन स्टे कनेक्टेड, ओके, बाय बाय, टेक केयर।